yesterday I was just talking about this. If you talk about बी के अपने मतलब अपना तो मतलब होता ही है। जैसे आपने सुना होगा कि बी का मतलब होता है होना, ऐसा हिंदी में मतलब निकालते हैं इसका। तो ये बी जो है, पहले बता दूं कि एक बेस फॉर्म है। आपको सबसे पहले सीखना होगा बेस फॉर्म। सर फाइल सेव कर लीजिए सर। जी ओके। ओके फाइन। बी एक बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म होता क्या है पहले वो देखते हैं। जितने भी वर्ब्स होते हैं जैसे कि गो हो गया, कम हो गया, ये सब बेस फॉर्म में आते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। बेस फॉर्म का मतलब होता है कि कोई चेंज नहीं, नो चेंज। तो ये सब तो एक्शंस हैं, गो कम, ये सब एक्शंस हैं। तो अगर मैं कहीं पर बोलता हूँ गो और मैं कहता हूँ कि इसका अगर फॉर्म बनाया जाए तो गो का फर्स्ट फॉर्म बनता है गो, और फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ई एस लगा देते हैं तो बन जाता है गोज। लेकिन जब नॉर्मल हम बात करते हैं तो इसको इस तरीके से बोला जाता है कि गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया सेकेंड फॉर्म, गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। अगर गो में हम आई एन जी लगा दें तो वो हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, और अगर एस सी एस लगा दें तो ये हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म। यानी कि किसी वर्ब को 5 फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो मेन है वो बेस फॉर्म है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे लेट का इस्तेमाल करते हैं, ओके, या मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन जगहों पर हमें सिर्फ बेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि उसे जाने दो तो हम कैसे बोलते हैं, लेट हिम गो। तो यहाँ जो गो है देखने में ऐसा लगता है कि फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही जैसे दिखाई देते हैं। एक्शन के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं है। देख रहे हैं यहाँ भी गो है, यहाँ भी गो है, इसलिए लोग इसको कई बार फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं। लेकिन हम समझ चुके हैं कि बेस फॉर्म का मतलब है कि बिल्कुल उसकी ओरिजिनलिटी, जहाँ से वो पैदा हुआ। इनकी ज़रूरत कहाँ होती है, लेट वाले में होती है और मॉडल्स में होती है। कोई भी मॉडल हो उसके बाद हमेशा हम बेस फॉर्म लगाते हैं। बेस फॉर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि उसे जाना चाहिए तो ही शुड गो हो जाएगा। तो अब ये तो एक्शंस हैं जिनमें आपको कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। ये बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है। एक जगह आपको फ़र्क दिखाई देता है, एक मिनट, वो फ़र्क है कि अगर मैं कहता हूँ कि उसे कमरे में होना चाहिए, अब लोगों को यहाँ भी पता नहीं, उन्हें बस इतना पता है कि अच्छा होना, होना मतलब बी, उन्हें ऐसा पता है। तो वो बनाते हैं कि उसे कमरे में होना चाहिए, ही शुड बी इन द रूम। लेकिन किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि शुड के बाद ये बी क्यों आया, क्योंकि मॉडल हमेशा अपने साथ क्या लेता है, बेस फॉर्म लेता है। तो ये जो बी है ये क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बी जो है ये बेस फॉर्म है। बी पैदा हुआ बी के रूप में, ये बेस फॉर्म है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है एम, इज, आर, ये होता है फर्स्ट फॉर्म। वाज, वर, ये होता है सेकेंड फॉर्म। उसके बाद बीन, ये होता है थर्ड फॉर्म। और ये जो आपका आई एन जी देख रहे हैं ये होता है फोर्थ फॉर्म। और इसका फिफ्थ फॉर्म कहाँ गया, तो कई लोग का मानना है कि जो इज है ना, ये क्योंकि थर्ड पर्सन में आता है तो इसको फिफ्थ भी इंसान कह देता है। लेकिन ये प्रेजेंट को दिखाता है, ये पास्ट को दिखाता है, ये परफेक्ट को दिखाता है, और ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। ये बी में से ये सब निकला है। उसके बाद बी खुद भी यूज़ होने लगता है जहाँ बेस फॉर्म की ज़रूरत हो। जैसे कि मॉडल में हमें बेस फॉर्म की ज़रूरत है, तो अब मॉडल के साथ हम ये फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते ना। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ये एम इज आर है, तो हम तो लगा नहीं सकते हैं। तो शुड के बाद हमने क्या लगाया, बी लगाया, तो ये बेस फॉर्म है। तो ये ओरिजिनलिटी मैंने आपको दिखाई सुनीता जी कि आया कहाँ से ये और ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अब है कि इसका इस्तेमाल जी हम सर। कहाँ कहाँ करते हैं। सिर्फ बी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, सिर्फ बेस फॉर्म का। तो जैसे आपको ये कहाँ दिखाई देने वाला है, एक तो आपको ये फ्यूचर टेंस में आपको दिखाई देता होगा, जैसे कि विल है, विल के साथ आप
बी लगा देते हैं, आपको यहाँ पूरा दिखता होगा। क्यों? क्योंकि विल को एक मॉडल कहा गया है और मॉडल के बगल में क्या चाहिए? बेस फॉर्म चाहिए। आपको यहाँ पर दिखाई देगा हमेशा ये शैल के साथ आपको बी दिखाई देगा, चाहे स्टेट ऑफ बीइंग हो चाहे वो कंटिन्यूटी टेंस हो। ओके, तो अगर कोई ऐसे बोले कि कल मैं कमरे में होऊंगा, तो कैसे बोलेगा कि आई विल बी इन द रूम टुमारो। I will be in the room हाँ, आई विल बी इन द रूम टुमारो। tomorrow. ठीक है, तो ये क्योंकि हमें फ्यूचर में बेस फॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, हम ऐसे आ जाते हैं प्रेजेंट के स्टेट ऑफ बीइंग में, तो स्टेट ऑफ बीइंग में हमें डायरेक्ट बी नहीं चाहिए, हमें बी के अंदर वाले मटेरियल चाहिए। तो बी के अंदर क्या क्या होता है? एम है, इज है, आर है। ये तो ये प्रेजेंट के स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाएगा, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग। अगर कोई पास्ट में जाए तो इसी बी में से हम निकालेंगे वाज, वर, ये दिखाएगा पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को। और अभी मैंने कहा कि फ्यूचर में बी खुद ही यूज होने लगता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जो विल और शैल है वो मॉडल है एक्चुअली। तो मॉडल जो है वो अपने साथ कुछ क्या लेगा? बेस फॉर्म लेगा। तो फ्यूचर में बी खुद यूज होता है, बी खुद यूज होने लगता है। फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग ऐसे लिख देता हूँ, बी जो है वो खुद बी बन जाता है फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग में। तो ये तो हो गया कि बी का यहाँ इस्तेमाल है, मतलब नॉर्मल बी जो बेस फॉर्म के रूप में, और बी के अंदर जितने मटेरियल है उनका इस्तेमाल आपने देख लिया। उसके बाद ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो यही बी काम आते हैं। जैसे कि इज, आर, एम जो आप देख रहे हो ना, वाज, वर। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही इज़ अ डॉक्टर, जिनको नहीं ज़्यादा इंग्लिश मालूम उनको ऐसा लगता है कि यहाँ तक तो ठीक लगता है कि ही एक सब्जेक्ट है, वो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसको वो पता नहीं ऑब्जेक्ट बोलते हैं क्या कहते हैं, मुझे लगता है ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है ये रहा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हम इसको ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? कि अगर आप इस इज़ को या आर को, एम को, वाज को, वर को जो बी के अंदर पाए गए हैं, उनको अगर आप हेल्पिंग वर्ब बोलोगे तो हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब वो किसी वर्ब की सहायता करेगा, यानी कि यहाँ पर बगल में कोई मेन वर्ब आना चाहिए। तो अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे। इसके दो नाम हैं, सुना होगा लिंकिंग वर्ब, सुना है किसी ने? यस सर। इसके दो नाम है, इसको या तो आप लिंकिंग वर्ब कहते हो या आप इसी को मेन वर्ब कह देते हो। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देखने में आपको ऐसा लगता है। इसका एक ही काम है सब्जेक्ट को, और ये जो आप जिसको आप ऑब्जेक्ट कह रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसका नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट। Predicate. प्रेडिकेट तो खैर सारा ही है, सब्जेक्ट को छोड़ के सारा ही प्रेडिकेट होता है। इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करे, जोड़े, बताए कि अच्छा ही कौन? ही एक डॉक्टर है, इसलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब रखा गया है। तो मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अपने स्टाइल में पढ़ाता हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग, इसका नाम जो भी हो डजंट मैटर। तो इसीलिए अगर कोई बोलता है कि यार शी इज़ ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्यूटीफुल एक ऑब्जेक्ट हो गया और इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। जी नहीं, ये आपका सब्जेक्ट है, ये इज़ आपका लिंकिंग वर्ब है, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये इसके अलग अलग नाम है। तो इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग में इसका इस्तेमाल है, और जितने भी टेंस आते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप जानते हैं। यानी कि बी जो है एम, इज़, आर, वाज, वर, ये पूरा का पूरा आपको हेल्पिंग वर्ब में दिखाई ऐसे देता है। जैसे कि कोई बोले कि यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो बोलता है कि आई एम गोइंग टू ऑफिस। यहाँ पर ये एम कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में एक मेन वर्ब है। और यही अगर यहाँ पर ऐसे रहता कि आई एम अ टीचर, अब यही एम, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब ये लिंकिंग वर्ब है। तो ये दोनों का अंतर भी समझ में आ रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब कब होता है? जब उसके बगल में मेन वर्ब हो, तभी इस मेन वर्ब को ये हेल्प करता है। और मेन वर्ब ना हो तो ये सिर्फ लिंकिंग का काम करता है। वो ये सब्जेक्ट है, इसको जोड़ता है
इस टीचर के साथ कि अच्छा ये आई कौन है, आई एक टीचर है, ये है। सर यहाँ पर मेन वर्ब बोल सकते हैं सर एम को? हाँ जी 100% में मेन वर्ब कह सकते हैं। यस सर। मेन वर्ब ही है, ये खुद ही मेन बन जाता है। मतलब जैसे कि मालिक गायब हो गया तो नौकर ही मालिक हो गया, यूँ समझ लो। यस सर यस। इस तरीके से है ये। फाइन। उसके बाद बी के अंदर कुछ आइटम और आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि एक आपको दिखाई देता है बीइंग और एक दिखाई देता है बीन। ये दिखाई देता है, बाकी तो आपने समझ ही लिया कि एम, इज, आर, वाज और वर, इसको आपने समझ लिया। अब ये जो बीइंग और बीन है ये अकेला नहीं आ सकता है, तो इसीलिए रूल ये बना कि अगर आप बीइंग का सिर्फ इस्तेमाल करो तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, वो चला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर। जैसे आप ऐसे बोलते हो ना, बीइंग अ टीचर, कभी सुना होगा? यस सर। बीइंग अ टीचर, I should understand the problems of my students। तो ये अलग अलग इस्तेमाल में चलेगा, मतलब ये डायरेक्ट बीइंग नहीं आ सकता है। मतलब जैसे आप एम इसको इस्तेमाल कर रहे थे ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, बीइंग और बीन निकला यहीं से है, बट इनके सिचुएशंस अलग हैं। तो इनका सिचुएशन है प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आप बीइंग का इस्तेमाल करते हो। अब इसकी हिंदी आप जो भी समझो कि टीचर होने के नाते आई शुड अंडरस्टैंड समझना चाहिए। ओके, जैसे अगर कोई बोलता है कि बीइंग हंग्री आई वेंट टू द नियर बाई रेस्टोरेंट, आपको ऐसे दिखाई देगा। अब इसकी हिंदी आप जो भी समझो, हंग्री होने के नाते समझो या हंग्री होकर समझो, डजंट मैटर। इसका अंग्रेजों का एक ही स्टाइल है कि अच्छा ये जो आई नाम का व्यक्ति था ये हंग्री था, इसलिए ये कहाँ चला गया, रेस्टोरेंट चला गया। अगर आप इसके साथ बीइंग बोलो, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो आपका हो जाएगा जैसे कि बीइंग इंसल्टेड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो इससे ये पता चल गया कि ये जो शी नाम की लड़की है, अब इसने कुछ नहीं किया, इसके साथ कुछ हुआ, ये तुरंत पैसिव बन गया। ये जो शी नाम की लड़की है ये रोने तो लगी, लेकिन शी नाम की लड़की ने किसी का इंसल्ट नहीं किया, ये खुद इसकी इंसल्ट हो गई। तो जब इंसान को ऐसा दिखाना हो ना कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ खुद कुछ हो गया और उस होने के तुरंत बाद वो कुछ और भी करने लगा, तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म दिखाएगा, मतलब दो चीज़ों को परफॉर्म करेगा। बिल्कुल उस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जैसे कि डांट सुनने के बाद वो भाग गई, तो कैसे होगा, बीइंग स्कॉल्डेड शी रैन अवे, सुनी और भाग गई। ओके, बीइंग बीटन, पिट जाने के बाद, बीइंग बीटन वो तुरंत होना चाहिए कुछ एक्शन। सोचो, पिट जाने के बाद वो गाली देने लगा, मान लो ही स्टार्टेड अब्यूजिंग। तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग इस्तेमाल हैं। नेक्स्ट जो इसका इस्तेमाल है बीइंग का, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है कि जितने भी कंटिन्यूअस के पैसिव होते हैं सब में बीइंग ही लगता है। कंटिन्यूअस वाले पैसिव, एक मिनट स्पेलिंग गलत है, कोई भी कंटिन्यूअस हो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि माई रूम इज बीइंग क्लीन्ड, तो यानी कि जहाँ जहाँ भी कंटिन्यूअस का पैसिव, वो बीइंग सिर्फ एक ही चीज़ को दिखाता है, कंटिन्यूअस। अंग्रेजों के हिसाब से इसको कोई रहा या रही से समझने की जरूरत नहीं होती है। बीइंग का मतलब होता है कि ऑनगोइंग एक्शन को दिखाता है, ये काम चल रहा है, ऑनगोइंग एक्शन। तो बीइंग सुनते सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा रूम इसका अभी साफ हुआ नहीं है, यानी कि रूम साफ होने का काम जो है वो ऑनगोइंग है, वो चल रहा है, ये बीइंग से होगा। क्योंकि अंग्रेजों को क्या पता है कि आप यहाँ रहा रही समझते हो, और यहीं पर आप ऐसे बोल दो कि ही इज़ बीइंग स्कॉल्डेड, तो इस बीइंग को देखकर पता चल जाएगा कि अभी उस डांटने का काम ख़त्म हुआ नहीं है, अभी ऑनगोइंग है।
यानी कि जो ही नाम का लड़का है ये सब्जेक्ट तो है लेकिन ये नॉन डूअर है, ये रिसीव कर रहा है, डांट को रिसीव कर रहा है, अभी इसको डांटा जा रहा है, ये इसकी हिंदी है। तो ये पैसिव में हमेशा इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप बोलो कि yesterday I was, So you also have given us an example. Hockey will be being played by them. आ रहे उस पर भी आएंगे। तो yesterday I was being disturbed, अगर कोई ऐसे बोल दे तो इसका एक ही मतलब है कि कल एक पर्टिकुलर टाइम में डिस्टर्ब करने का काम कंटिन्यूटी में था, और डिस्टर्ब हो कौन रहा था, आई नाम का जो सब्जेक्ट है वो हो रहा था, ये रिसीव कर रहा था। ठीक है, अब कुछ टेंसेज में अलाउड नहीं है बीइंग, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें अलाउड नहीं है। क्यों? जैसे अगर कोई सेंटेंस बोलना है कि 2 घंटे से मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं, तो ग्रामर इसको अलाउ नहीं करता। आप ऐसे कैसे बोलोगे कि माई क्लोथ्स, अब आप लगाओगे हैव बीन। अब आप क्या करोगे, क्योंकि बीन और बीइंग एक साथ लगा नहीं सकते, ऐसा रूल आया था। लेकिन जो अंग्रेजों का ग्रामर है वो कहता है कि आप बना सकते हो, इसी में आप बीइंग और लगा दो कि माई क्लोथ्स हैव बीन बीइंग वॉश्ड, मान लो 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। बट इंडियन बुक्स में सब अलाउड नहीं है, लिखा नहीं रहता है, तो यहाँ पर भी कई लोग बीइंग लगा देते हैं। ये है बीइंग। उसके बाद आपने बीइंग को ऐसे भी सुना होगा कि किसी की पर्सनालिटी अचानक चेंज हो रही है। मतलब कोई लड़की है, वो पहले बहुत शरीफ थी, अभी थोड़ा नॉटी जैसा बिहेव कर रही है। मतलब इसकी ये नॉटी है नहीं, लेकिन ये नॉटी बनने की कोशिश कर रही है, इसकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। तो वहाँ हम कंटिन्यूअस टेंस पे बीइंग को लगा सकते हैं, ऐसे दिखा करके कि सुना भी होगा कि यू आर बीइंग नॉटी, बीइंग नॉटी, शी इज बीइंग रूड दीज डेज, दिखा सकते हैं। तो ये आपको बीइंग रटना पड़ेगा कि इन्हीं जगहों पर ही लगेगा, कोई खास इसका रूल नहीं। पैसिव का तो 100% रूल है, पैसिव में लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में लगेगा, बाकी आपको ये सब खुद रटना पड़ेगा। ओके, तो ये बीइंग की जगह गेटिंग भी हो सकता है क्या सर? अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ गेटिंग, करके देखते हैं, शी इज़ गेटिंग रूड। गेट के जितने मतलब होते हैं, गेट का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उसके अंदर, जैसे हम नर्वस लगा दें यहाँ पर, शी इज़ गेटिंग नर्वस, शी इज़ गेटिंग रूड, तो ऐसा लगता है कि अच्छा हाँ रूड वो हो रही है, कर सकते हैं। बीइंग के अंदर होता है कि वो जानबूझ के, मतलब वो है नहीं ऐसा कर रही है। गेटिंग के अंदर ऐसा होता है कि शायद सिचुएशन से वो अपने आप बनती चली जा रही है। गेट के अंदर लगता है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर जा रही है, बीइंग के अंदर लगता है कि आप अंदर से आप बिहेव ऐसा कर रहे हो, दिखावा कर रहे हैं। दिखावा कर रहे हो। जैसे कि कोई शरीफ नहीं है, अब वो शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, तो हम गेटिंग नहीं लगाएंगे, हम कह सकते हैं कि यू आर, ऐसे भी खूब सुना होगा ना, यू आर ट्राइंग टू बी, ऐसा सुना होगा ना, यू आर ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट, यू आर ट्राइंग टू बी इनोसेंट, यू नो। तो इसका मतलब है कि तुम इनोसेंट हो नहीं, लेकिन तुम ऐसी कोशिश कर रहे हो कि तुम इनोसेंट बन जाओ। तो अब देखो यहाँ भी देख रहे हो, टू के साथ क्या आया, ये पता है जो इन्फिनेटिव होता है वो भी टू के साथ। मैं एक जगह एक चीज़ बताना भूल गया आपको, जब बी आप सीख रहे थे ना, तो मैंने लेट के साथ बोला था ना, लेट के साथ क्या आता है, बेस फॉर्म, और मॉडल के साथ बेस फॉर्म, एक और है टू के साथ बेस फॉर्म, जिसका नाम क्या हो जाता है, इनफिनिटिव, इन्फिनिटिव। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि टू के साथ बी लगते हुए देखा होगा, टू के साथ इज लगते हुए नहीं देखा होगा, यू नो। तो क्योंकि ये सब बेस फॉर्म लेते हैं। अब जैसे आपने अगर ऐसा सुना होगा टू गो, तो ये गो आपको लगता है कि टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऐसा बच्चों को बरगलाया जाता है जानबूझ के, हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई इन्फिनेटिव का मतलब है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि उसका इतना लंबा लेक्चर कौन देगा, और देखने में एक ही जैसे लगते हैं। बट जब बी की बारी आती है तो सब बदल जाता है, क्योंकि बी का अगर आप फर्स्ट फॉर्म मान के चलोगे तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, शादाब, एम होगा, इज होगा, यस सर, आर होगा।
तब तो Yeah. बंदा कंफ्यूज, फिर कहेगा कि सर आपने बोला था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू के साथ फिर एम लगवा दो। तो कोई टीचर अगर चाहे तो दूसरे टीचर की वाट ऐसे लगा सकता है, इस डायलॉग से लगा सकता है कि आप बच्चों को गलत पढ़ा Yes, रहे हो। sir. बट 99% लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। मैं भी ऐसे ही बताता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, बट कौन इतना पंगे लेगा। बट अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि इन्फिनेटिव में हमेशा टू के साथ बेस फॉर्म लगता है, इसीलिए बी लगता है, क्योंकि बी बेस फॉर्म है होने का, जो स्टेट ऑफ बीइंग है ना। तो इसीलिए हम ऐसे बोलते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि यू आर ट्राइंग, तुम कोशिश कर रहे हो कुछ बनने की, तो कुछ भी करना इन्फिनेटिव होता है। जैसे कि जाना होगा तो टू गो होगा, आना होगा तो टू कम होगा, यू नो, सोना होगा तो टू स्लीप होगा। तो उसी तरीके से अगर होना होगा तो भैया बेस फॉर्म टू बी, यू ट्राइंग टू बी बैड, Arrogant. एरोगेंट। तो ये बहुत ही हाईलाइट वाली चीज़ें हैं। इसी को Sir, so हाँ बोल दीजिए। sir, instead of trying, can we use being? You are being to be हाँ arrogant. वही कह रहा हूँ कि ट्राइंग में तो हम बताते कि तुम ऐसा कोशिश कर रहे हो कि तुम भैया एरोगेंट हो रहे हो, ऐसे ऐसे तुम कोशिश कर रहे हो, तुम हो नहीं बट तुम कोशिश कर रहे हो। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते ना, यू आर बीइंग एरोगेंट। तो इससे पता चलता है कि तुम एरोगेंट हो नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल बन ही रहे हो, बिल्कुल प्रोसेस में हो तुम। यहाँ पर तुम कोशिश कर रहे हो और यहाँ बिल्कुल तुम हो रहे हो यार, तुम बिहेवियर तुम्हारा बदल रहा है। इसीलिए गेटिंग Okay, sir. से थोड़ा सा अलग लगता है। गेटिंग में जैसे क्या है कि कोई बोले कि आई एम गेटिंग नर्वस, कोई ऐसा बोलता है तो ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन, हालात ऐसा है जो उसको नर्वस, मतलब इस नर्वसनेस को प्राप्त हो रहा है, उस पर हावी हो रही नर्वसनेस। मान लो यहाँ कोई बंदा है और कुछ ऐसी बातें हैं, ये सब नर्वसनेस का माहौल है, अब नर्वसनेस इस पे हावी हो रहा है ऐसे, इस तरीके से। तो ही इज़ गेटिंग नर्वस। अगर मैं कहता हूँ ही इज़ बीइंग नर्वस, तो ऐसा लगता है कि नर्वस है नहीं, जानबूझ के दिखा रहा है ना। ऐसा भी दिख जाता है कि ही इज़ बीइंग नर्वस, या मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि ही इज़ ट्राइंग टू बी नर्वस। तो इससे पता नहीं चल रहा है आपको कि खुद अपने आप कोई माहौल उसको नर्वस नहीं कर रहा है। चार लोग नर्वस हैं तो ये भी क्या कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है सुनीता जी आपके? Yes, yes. मान लो ये चार लोग यहाँ पर नर्वस हैं और यहाँ पर आप हैं और आप नर्वस नहीं हैं, लेकिन इनको दिखाने के लिए कि अरे मैं भी नर्वस हूँ, यू आर ऑल्सो बीइंग नर्वस और यू आर ट्राइंग टू बी नर्वस, दो यू आर नॉट। आई थिंक इतना काफ़ी होगा समझने के। Yes, yes. Sir, getting is because of some reason. He is getting nervous. हाँ गेटिंग नर्वस, Okay, sir. फाइन। इसीलिए ना हिंदी से नहीं हो पाता, ये अंग्रेजों के ना सिचुएशन देखने पड़ते हैं कि बीइंग किन किन हालातों में यूज़ होता है, तो पता चलेगा। फाइन गाइस, इसके बाद जो इसका ये बिन रह गया, तो बिन का भी एक ही नियम है, जो सबसे बड़ा नियम है बिन का, कि ये भैया पैसिव में आता है। ये चीज़ें बनी ही इसलिए है, आपको पैसिव में दिखाई देगा। बिन किसके पैसिव में दिखाई देगा? तो Present perfect. हाँ, कंप्लीटेड एक्शन, Past. जितने भी कंप्लीटेड एक्शन है उनके पैसिव में दिखाई देगा। तो कैसे भाई, मैं बोलूँ कि ही हैज़ बिन अरेस्टेड, तो इस बिन को देख करके, अच्छा देखने में बीन लगता है, पढ़ते कैसे इसको? Bin. हाँ इसको पढ़ते हैं ऐसे, बिन। ऐसा क्यों है, कैसे है? ये अंग्रेजों का भैया, क्योंकि अंग्रेजी में जितने वर्ड्स हैं ना, कोई फ्रेंच से उठाते हैं, कोई लैटिन से उठाते हैं, कोई ग्रीक से उठाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है इनका स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन। तो ही हैज़ बीन अरेस्टेड, इस बिन को देखकर और इस हैज़ को देखकर, हैज़ को देखा ठीक है, बिन देखते पता चल जाता है कि अच्छा कंप्लीटेड एक्शन की बात हो रही है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ही हैड बीन बीटन बिफोर यू केम, तो इस बिन को देख के लगेगा कि अच्छा काम डन था, एक्शन पहले ही कंप्लीट हो गया था। ये है। उसके बाद बिन कहाँ कहाँ आता है? परफेक्ट टेंसेज में एक्टिव के रूप में, सॉरी इसमें कंटिन्यूअस टेंस में, सुना पढ़ा ही होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है। Yes.
एक्शन दिखाने के लिए एक्टिव में। जैसे आपने बोला कि ही हैज़ बिन, तो आपने बोला ही हैज़ बिन ईटिंग पिज्जा। ईटिंग, चलो पिज्ज़ा कर देते हैं, इसका फेवरेट है ना पिज़्ज़ा। फॉर कितना टाइम लगता होगा खाने में? 1 घंटा तो लग ही जाता हो, आधा घंटा 30 मिनट यहाँ 30 मिनट्स। ओके, तो एक्चुअली जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर आप बहुत ध्यान से इसके लॉजिक को समझे तो आपको कुछ समझ में आता है। परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी, कंटिन्यूटी। यानी कि काम कंप्लीट भी हो गया है और चल भी रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 30 मिनट से खा रही है, यानी कि 30 मिनट पहले उसने खा लिया। 30 मिनट कहने का मतलब है कि 30 मिनट से खा रही है, तो कुछ तो खा लिया होगा ना। आधे घंटे से कोई खा रहा है तो कुछ तो कंप्लीट कर लिया होगा और कुछ अभी भी बाकी है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाने के चक्कर में यहाँ पर परफेक्शन दिखाने के लिए बिन भी लगाया जाता है और कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आईएनजी भी लगाया जाता है। ये अंदर के एकदम वो है, लेकिन रटने वाली बात है कि हाँ भाई इसमें हैज़ बिन लगता है, रट लो, ये मेन है। क्योंकि अगर कोई बहुत ध्यान से इसको देखेगा तो ऐसे सोचेगा कि अच्छा ये हैज़ है और परफेक्ट दिखाने के लिए हमें हैज़ और हैव के बगल में थर्ड फॉर्म चाहिए होता है ना, तो बी का थर्ड फॉर्म बिन हो गया। लोग ऐसे भी अपना दिमाग लगाते हैं, बट आप चाहो तो ऐसे रट सकते हो कि यहाँ पर बिन का इस्तेमाल होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद ये बिन आपके जितने भी मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स में कहाँ पे जाएगा बिन, आपको ही पता है। जैसे आपने बोला कि यू शुड हैव बिन देयर, सुना होगा ऐसा कि यू शुड हैव बिन देयर, कि तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए था। तो मॉडल्स में क्या होता है कि मॉडल्स के बाद आपको हैव लगाना होता है पास्ट में जाने के लिए, और हैव के बाद आपको अगर स्टेट ऑफ बीइंग लगाना है, स्टेट ऑफ बीइंग लगाना है, तो स्टेट ऑफ बीइंग हमेशा बी का जो तीसरा रूप है वही ले सकता है। यानी कि बी का जो पहला रूप है, जो बेस फॉर्म है, जहाँ से बी पैदा हुआ है, वो नॉर्मल दिखाता है प्रेजेंट को कि तुम्हें कमरे में होना चाहिए, जैसे तुम्हें वहाँ होना चाहिए। तो कैसे दिखाएगा? यू शुड बी देयर। यहाँ पर बी क्या है? बेस फॉर्म है और ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेजेंट में हम बात करें तुम्हें वहाँ होना चाहिए, चाहे तुम आधे घंटे बाद चले जाओ, बट तुम्हें वहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। और अगर मैं इसी बी का, बी फैमिली में से मैं बीन को उठा लूँ, जो बीन उसका तीसरा रूप है बी का, जब आप बी सीख रहे होंगे तो आपने सीखा होगा ना कि एम है, इज है, आर है, वाज है, वर है। तो ये आपका प्रेजेंट को दिखाता है, ये पास्ट, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म को दिखाया, ये सेकेंड फॉर्म को दिखाया, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? आईएनजी होता है। तो इसी लिए इसको थर्ड फॉर्म कहा गया है कि बी का थर्ड फॉर्म बिन है, क्योंकि पैदा बी से हुआ और ये थर्ड फॉर्म है। तो ये बिन का अलग से इस्तेमाल एक यहाँ पर भी आ जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट का दिखाने के लिए मॉडल के साथ। जैसे अगर बोलना है कि तुम कल वहाँ हो सकते थे, तो कैसे बोलेंगे? यू कुड हैव बीन देयर यस्टरडे। तो फिर यहाँ पर ये बिन आया, क्यों? क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म है और किसी भी मॉडल में पास्ट में जाने के लिए हमें हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। यही मेरी कहानी। तो यही सब है जी, कुछ खास नहीं है। ये डिटेलिंग आपने बस जानी, कुछ खास तो है नहीं, इतना तो सबको पहले से पता ही है। ठीक है जी। Yes, I got it, sir. बाकी आपने एक और सुना होगा, ऐसा किसी ने तो सुना होगा, V3। जैसे कि बोलूँ कि डांट सुनने के बाद थोड़ा वक्त अगर लगे, हैविंग बिन स्कॉल्डेड, डांट सुनने के बाद ही वेंट बैक टू हिज वर्क स्टेशन। इसकी हिंदी को बता तो ये सकते तो हैं? वही हो गया ना, लाइक आफ्टर बीइंग स्कॉल्डेड, है ना, हाँ जी। वही सेम। तो इसमें बस इतना फ़र्क पड़ता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले डांट सुना होगा, कुछ और बातें हुई होगी, उसके बाद वो चला गया। जैसे अगर मैं बोलूँ
कि हैविंग बिन ह्यूमिलिएटेड ही लेफ्ट द पार्टी। और इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, बीइंग ह्यूमिलिएटेड ही लेफ्ट द पार्टी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आफ्टर बीइंग ह्यूमिलिएटेड ही लेफ्ट द पार्टी। तीनों का एक ही मतलब है कि इंसल्ट होने के बाद वो पार्टी उसने छोड़ दी। तो इसमें थोड़ा सा ये हाई फाई है थोड़ा, और इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त लगा, बस यही है जी। ठीक है, फाइल आपका सेव है। आज आप रोल प्ले करें, मैं आपको रोल प्ले